Oh, dear students of class 8, how are you all? Student, I am a science teacher, DPS sir, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Student, as you know, chapter 12, that is sound, is under revision. And in this topic today, I will explain you about the characteristics of sound. In my previous video, I have explained about the amplitude, the maximum distance covered by a vibrating or swinging object from its mean position is known as the amplitude of the vibrating object. जो अधिकतम दूरी एक धागे में टंगा हुआ बॉब जो अधिकतम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो दूरी जाती है वापस रिटर्न आके फिर वापस अपने पहले पोजीशन पे जाती है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग या किसी कम कंपन करती हुई वस्तु जो सबसे अधिकतम ऊंचाई तक जाती है या कोई झूलती हुई वस्तु जो सबसे अधिकतम दूरी तक जाती है, ये जो अधिकतम दूरी अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लेस जो होता है मिनिमम मीन पोजीशन से इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. It can be defined as the maximum displacement of the object or particles from its mean position. In the above activities, the distance AB is the amplitude of the vibration. Since distance AB is equal to AC, therefore AC is called the amplitude. तो इफ़ बी इज़ द मेन पोजिशन, बी से अगर कोई चीज़ कोई उस धागे में टंगे हुए बॉब को अगर हम ए पोजीशन तक ले गए और ए से उसको छोड़ा रिलीज़ किया हमने, तो वो ए के पोजीशन से वो झूलता हुआ फिर बी को क्रॉस करता हुआ सी तक जाएगा. तो ये जो अपने मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो हुआ जहाँ तक गया, दैट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइम पीरियड. इन द above एक्टिविटीज़ द पेबल गोज़ फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन, जैसे आपने एक बॉब को हैंग किया हुआ है धागे से, एंड फ्रॉम इट्स वन एक्सट्रीम पोजिशन व्हेन अ पेबल गोज़ फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एंड देन बैक टू, सपोज दैट बी इज द मेन पोजिशन. सपोज दैट स्टूडेंट बी इज द मेन पोजिशन and a bob from B is taken towards the A, and from A it is left, it returned back to from B to C, and from C again return back to A. So went from A to C and C to A, that completes one oscillation. Okay, dear student, that complete one oscillation is called time period, and the time taken to complete one oscillation means A पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के बाद बी से वापस ए आने के टाइम टेकन को कहते हैं टाइम पीरियड, और इस मूवमेंट को कहते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, डियर, फ्रीक्वेंसी, the number of oscillation which is made by the vibrating object in 1 second. अब दिए गए समय में कितनी बार वो अपने वन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाके वापस आया, तो एक सेकेंड में वो कितनी बार फ्रिक्वेट किया. ओके डियर स्टूडेंट, दैट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं. एच जेड, दैट मीन्स हर्ट्ज. सपोज ए पेंडुलम बॉब टेक्स 10 सेकेंड टू कंप्लीट 10 ऑक्सीजन. मान लो एक पेंडुलम बॉब को 10 कंप्लीट ऑक्सीजन करने में 10 सेकेंड लगा. सो दिस मीन्स इट इज कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स 10 by 10, दैट मीन्स 1 सेकेंड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन. Therefore frequency of vibration is 1 hertz. इस प्रकार फ्रिक्वेंसी क्या कहा जाएगा, 1 hertz कहा जाएगा. If the bob make 10 vibration in 1 second, पर अगर 10 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में करता है, then its frequency will be 10 vibration in 1 second.
मतलब 1 सेकेंड में जितने बार वाइब्रेशन किया वही उसका फ्रिक्वेंसी हो गया, यानी कि 10 हर्ट्ज। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वी कैन इजली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड। हम अपने कुछ आवाज़ ऐसे होते हैं कि रोज़ाना सुनते सुनते उन आवाज़ों से, उन ध्वनियों से, उन नॉइज़ से, उन साउंड से हम फैमिलराइज हो जाते हैं, और बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि ये हमारे फ्रेंड की आवाज़ है, ये हमारे गार्जियंस की, पेरेंट्स की आवाज़ है। तो कुछ साउंड जो होते हैं वो बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होते हैं। द साउंड प्रोड्यूस बाय वन फ्रेंड इज़ डिफरेंट। और एक मित्र की आवाज़ दूसरे मित्र से अलग होती है और बिल्कुल बड़े आसानी ढंग से हम पहचान लेते हैं। द साउंड प्रोड्यूस बाय वन इंस्ट्रूमेंट, उसी प्रकार जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस किए गए साउंड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस साउंड को बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। सपोज दैट एक विसल की आवाज़ और एक ड्रम की आवाज़ को हम वेरी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उससे कुछ कैरेक्टर होंगे, जिस कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम इजीली उस साउंड को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके डियर, द sound produced by one instrument is also different from the another. अब on which property, what are the properties along which we can detect the differences between the two different sounds? The properties are about the loudness, about the pitch and about the quality. इन तीन चीज़ के बिहाफ पे हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाउडनेस, सो कम अबाउट द लाउडनेस। Loudness of a sound refers to how strongly the sound strikes our ear. कितनी तीव्र गति से वो साउंड हमारे कानों के पर्दों से टकराता है, उसे हम कहते हैं लाउडनेस। Loudness of a sound refers to how strongly the sound strikes our ears. The loudness of a sound is determined by the amplitude of vibration. और लाउडनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम एम्पलीट्यूड से पता लगाते हैं, किसी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड से, क्षमता से उसकी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड of vibration. This means if the amplitude is increased twice, इसका मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड मीन्स अभी जस्ट मैंने बताया कि उसके एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर हम उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बढ़ाते हैं, सपोज दैट 2 टाइम्स अगर हमने उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, ओके, the sound produced by one instrument is different. Sorry, yes, from here, if the amplitude, this means the amplitude is increased twice, the loudness will increase 4 times, because just now here you have seen that it is clearly given that if the directly proportional to the square of the amplitude means जितना amplitude होगा उसका square means उसका double, तो अगर amplitude twice होगा तो उसका increase loudness क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा। मीन्स अगर ये 2 बढ़ा तो वो 4 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया गया डियर स्टूडेंट कि ये जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड जितना होगा उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जैसे एम्पलीट्यूड 2 होगा तो उसका स्क्वायर यानी कि 4। ओके, इट मीन्स दैट इफ इट मीन्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है, एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस होता है तो लाउडनेस जो होगा उसका ट्वाइस का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो वो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो उसका डबल हो जा, ट्वाइस हो जाता है उसका लाउडनेस। नाउ स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड इज़ द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। मीन्स कितनी स्पीड से, कितने देर में हमारे कानों के पर्दों तक ये पहुंचा साउंड, उसे हम डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड से। थस द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश, वो जो सेंसेशन, वो जो फीलिंग्स, वो जो हियरिंग हम अपने कानों से सुनते हैं,
ओके, विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउड एंड अ फेंट साउंड, जिससे हम एक तेज आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ के बीच में अंतर कर पाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर, ये हमारे कानों के सेंसिटिविटी, कानों की क्षमता पे डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दैट प्लग द thickest string plug the thickest string of a guitar and the thinnest one। एक बार आप गिटार के मोटे तार को आप अपने उंगली से छेड़िए, एक बार पतले तार को छेड़िए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के मूवमेंट को ध्यान से देखिए। एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय देम, और जो दोनों स्ट्रिंग में से जो साउंड निकल रहा है उसको भी ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन द टेबल गिवन बिलो, और उसको रिकॉर्ड कीजिए। सिमिलरली ब्लो द विसल हार्डर एंड देन ब्लो इट जेंटली, एक बार काफ़ी तेज से ब्लो कीजिए, एक बार धीमे से ब्लो कीजिए। सी द मूवमेंट ऑफ द बॉल इनसाइड द विसल, और विसल के अंदर जो बॉल होता है देखिए किस टाइम काफ़ी तेज वो मूव किया वो बॉल, और किस टाइम में स्लोली मूव किया। तो जो ऑब्जेक्ट जितना, जैसे कि अगर देखिए धागा बहुत तेज़ मूव किया तो साउंड बहुत तेज होगा, यही बॉल जो विसल के अंदर काफ़ी तेज़ मूव किया तो यानी साउंड बहुत तेज होगा। थस द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए साउंड की लाउडनेस डिपेंड करता है कितना अधिक ऊपर या कितना अधिक नीचे गया वाइब्रेशन करते वक्त। जो मैक्सिमम ऊंचाई गई होगी उसी की साउंड अधिक होगी, उसी के लाउडनेस अधिक होगा। जैसे कि अगर एक ड्रम को मैं धीमे से ठोकूं, अगर ड्रम स्टिक्स हो तो हल्का सा ऊपर नीचे जाएगा, वहीं पे ड्रम को अगर काफ़ी तेज बैंग करूं तो वही मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा ऊपर और नीचे, मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। ओके, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा द साउंड इतना कम होगा कि वो सुनने योग्य नहीं होगा वो साउंड। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन एन यूनिट कॉल्ड द डेसिबल, और लाउडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं, जिस यूनिट में हम लाउडनेस को एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं डेसिबल। एबव 80 डेसिबल द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, और 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड जो है बहुत ज़्यादा कान के पर्दों को कष्ट तकलीफ देता है। और 80 डेसिबल के नीचे का साउंड जो है द लाउडेस्ट एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ कॉल द डेसिबल। एबव 80 डेसिबल द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, और बिलो डेसिबल 80 डेसिबल द साउंड कांट बी हर्ड। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम अबाउट द पिच। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच ध्वनि का वो कैरेक्टर है विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश द श्रिल, जो हमें अंतर बताता है एक पतली मध्यम श्रिल साउंड का और एक मोटे आवाज़ के बीच में अंतर बताता है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ईजियर, यानी पिच से हमें मोटा आवाज़ और सुरीली आवाज़ के अंतर पता चलता है। दिस इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू डिस्टिंग्विश द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड, यही कारण है, इस पिच का ही देन है जो हमें एक बच्चे की आवाज़ और एक औरत की आवाज़ में अंतर और एक पुरुष की आवाज़ में अंतर महसूस होती है। द पिच ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड और ए वुमेन इज़ हायर, द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की पिच की आवाज़ या एक औरत की पिच की आवाज़ ये हायर होती है देन अ मैन, यानी इनकी पिच जो है वो आवाज़ तेज होती है, पतली सुरीली होती है, और एक पुरुष की आवाज़ जो होती है मोटी होती है। ओके, सो द पिच ऑफ ए वॉइस ऑफ ए चाइल्ड और वुमेन इज़ हायर देन द मैन of a voice of a small child is higher the frequency of the voice, which is in turn higher than the voice of a man. So as the frequency of vibration of an object increases, जैसे ही frequency increase होगा the pitch also increases, the frequency बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, और जब पिच बढ़ेगा तो आवाज़ उतनी ही पतली होगी, श्रिल होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रिक्वेंसी, वहीं पे एक ड्रम जो है उसकी लो फ्रिक्वेंसी होगी, वेर एज विशल हैज़ वहीं पे विशल जो है काफ़ी तेज फ्रिक्वेंसी होता है। therefore a ड्रम प्रोड्यूस ए लो पिच, इस प्रकार ड्रम जो है ड्रम लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी अधिक नहीं होती है। वहीं पे विशल जो है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसकी
फ्रिक्वेंसी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, टेक एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास को लीजिए एंड पिंग इट विथ योर फिंगर, और उस पर अपने फिंगर से ऐसे आवाज़ कीजिए। द ग्लास विल मेक ए साउंड, ग्लास से साउंड निकलेगा एट अ पिच दैट इज फिक्स, दैट इज फॉर दैट इंटरवल मीन्स इट विल मेक द सेम साउंड एवरी टाइम, मतलब एक ही तरह का आवाज़ हर समय होगा। नाउ फिल सम वाटर, उसमें कुछ पानी भर लीजिए इन द सेम ग्लास, उसी ग्लास में, एंड अगेन हिट दैट ग्लास विथ योर फिंगर। सो एडिशन ऑफ वाटर कॉजेज द ग्लास टू बी गेट हेवियर, और चूँकि पानी उसमें भर जाने से उस पानी की वजह से उस ग्लास को वो का वजन भारी हो जाएगा, तब उस वह ग्लास की वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाएगी। एंड द हार्डर टू मूव, सो इट वाइब्रेशन मोर स्लोअर, इसलिए अब दो सेकेंड टाइम पानी भरने की आवाज़ थोड़ा मोटी होगी, और पहले पानी भरने के पहले वो आवाज़ थोड़ा और पतली होगी। नोट दैट यू कैनॉट मेजर पिच एंड गिव इट वैल्यू, आप पिच को मेज़र नहीं कर सकते, बस उसकी वैल्यू को बता सकते हैं। यू कैन ओनली कंपेयर टू साउंड्स एंड से दैट साउंड वन इज़ हायर पिच दैन द अदर। नोट दैट यू कैनॉट मेज़र पिच, आप पिच को नहीं मेज़र कर सकते हैं, एंड गिव इट्स वैल्यू, आप वैल्यू दे सकते हैं। यू कैन ओनली कंपेयर टू साउंड्स एंड से दैट वन इज़ हायर पिच दैन द अदर, आप दो साउंड के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और एक साउंड को दूसरे से हायर बता सकते हैं। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन द लाउडनेस एंड पिच, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बल। लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करता है, वहीं पे पिच जो है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लाउडनेस जो है इट डजंट चेंज विथ चेंज इन फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस फ्रिक्वेंसी बदलने के साथ, इट डजंट चेंज विथ चेंज इन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बदलने के साथ वो नहीं बदलता है। और पिच जो है इट चेंजेस विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी विल प्रोड्यूस बेस मीन्स जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी वो आवाज़ थोड़ा मोटा होगा, और हायर फ्रिक्वेंसी विल प्रोड्यूस श्रिल साउंड, जितना हायर फ्रिक्वेंसी होगा उतना साउंड और पतला होगा। नेक्स्ट लाउडनेस, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय ईयर टू द यूनिट टाइम, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड, कितना साउंड अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स, हमारे कानों द्वारा कितना साउंड की ऊर्जा सुनी गई दिए गए टाइम में। पिच क्या होता है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो किसी एनर्जी पे डिपेंड नहीं होता है। नाउ कम द क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी? द क्वालिटी ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, यह वो खूबी है विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल नोट इमिटेड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे हमें ये हमारे अंदर ये काबिलियत उत्पन्न होती है कि हम वह अलग अलग वाद्य यंत्र अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट होने वाले अलग अलग टाइप के वॉइसेस को हम वेरी इजली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, भले ही वो सेम पिच क्यों ना हो या भले ही वो सेम लाउडनेस वाला क्यों ना हो, फिर भी यह उसकी क्वालिटी है कि हम पहचान लेंगे कि ये सितार से आवाज़ आ रही है या गिटार से आवाज़ आ रही है, ये शहनाई से आवाज़ आ रही है या ये यू कैन से बांसुरी की आवाज़ आ रही है। ओके, भले क्वालिटी पिच सेम क्यों ना हो, लाउडनेस सेम क्यों ना हो, पर हम वेरी इजली डिटेक्ट कर लेते हैं उस ये केवल और केवल उसकी क्वालिटी की वजह से। हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ ए वायलिन एंड द साउंड ऑफ ए पियानो? अब वायलिन की साउंड और पियानो की साउंड ये केवल और केवल उसकी क्वालिटी की वजह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इवन व्हेन दे बोथ आर प्लेइंग द सेम नोट, भले ही दोनों से एक ही धुन पे प्ले हो रहे हैं, पर उसके क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये वायलिन का आवाज़ है और ये पियानो का आवाज़ है। द इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिफरेंट साउंड क्वालिटी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग साउंड क्वालिटी होती है, बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स टू डिफरेंट शेप्स, क्योंकि अलग अलग लेवल पे वो अलग अलग साउंड वेव्स क्रिएट करता है। ओके, साउंड क्वालिटी इज कॉल्ड टिम्बर। अब साउंड की क्वालिटी को हम टिम्बर कहते हैं, अलग अलग धुन अलग अलग वाद्य यंत्र से प्ले किया गया अलग अलग धुन, साउंड क्वालिटी जो है अलग अलग प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग साउंड क्वालिटी जो है इसे हम कहते हैं टिम्बर। वाई डू डिफरेंट साउंड सोर्सेज हैव अ यूनिक टिम्बर?
कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया गया जो टाइम टिम्बर है वो सेम होता है। साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, और साउंड हमेशा किसी न किसी सोर्स से प्रोड्यूस होता है। व्हेन इट वाइब्रेट एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी, जब वो किसी निश्चित फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है तो साउंड क्रिएट होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेट एट सेवरल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। एक्चुअली अधिकांश जो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वाइब्रेट होने के बाद, और वही वाइब्रेट अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं अलग अलग टाइमिंग में, और सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो है अपनी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है एट अ स्पेसिफिक पिच। एक निश्चित पिच पे अलग अलग बॉडी अलग अलग वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करता है। द ब्लेंडिंग ऑफ पिच गिव्स द साउंड इट्स टिम्बर। कभी कभी दो साउंड आपस में, दो अलग अलग प्रकार के साउंड आपस में मिक्सअप कर दिए जाते हैं, ओके, जिसे हम कहते हैं टिम्बर। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ साउंड। अब साउंड की क्वालिटी डिपेंड होता है सोर्स ऑफ साउंड, कहाँ से साउंड उत्पन्न हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको टिम्बर के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया, लाउडनेस और पिच के डिफरेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर मैंने पिच क्या होता है उसके बारे में बताया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लाउडनेस क्या होता है उसके बारे में बताया, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी साउंड के जो तीन पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया। ओके डियर स्टूडेंट, फिर फ्रिक्वेंसी क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया मैंने, टाइम पीरियड क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। सो स्टूडेंट, टुडे अप टू हियर ओनली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।